हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम अपने स्टैटिक जीके का 10th वीडियो करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ पॉलिटिकल पार्टी और इम्पोर्टेंट एयरलाइंस डिस्कस की थी, इंटरनेशनल वाली। और आज के वीडियो में हम कुछ सिंबल्स डिस्कस करेंगे, कुछ पार्लियामेंट वगैरह डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आई गेस आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जैसे फैक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं हर वीडियो में, ताकि हमें याद रहे चीजें, और पिछला भी रिवाइज करते चल रहे हैं ना, तो वो चीज आज भी हम करेंगे ताकि पिछला रिवाइज मतलब पिछला याद आता जाए। और साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी देखें स्ट्रेटेजी के, ताकि हमारा अ, जो मतलब मेमोरी है वो केवल इस टॉपिक को कन्फाइंड ना रहे, हमारा और भी मेमोरी एक्सपैंड करे, ठीक है ना, और चीजों को हम समझे इसी वीडियो के साथ, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहला क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज भी होती हैं जो कि अलग अलग देशों में काम करती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो वर्क करते हैं, किस लिए, ताकि वो दूसरे देश का स्पाई कर सकें या अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे देश में क्या क्या प्लानिंग बन रही है उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, वो सब देखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, सेंट्रल एक्सटर्नल लिएशन डिपार्टमेंट, जो कि किसका है, ये चाइना का है, ठीक है। चाइना आपको जैसे पता है कि काफी अपने आजू बाजू के देशों पे स्क्रूटीनी रखता है, तक क्योंकि उसकी हमेशा कहीं ना कहीं से वार होती रहती है, किस बाउंड्री को लेकर के, है ना। जैसे इंडिया का भी इशू है, डोकलाम इशू होता रहता है, और पैंगोंग लेक के पास इशू होता रहता है, फिंगर 4 के पास, फिंगर 5 के पास वाले एरिया में। तो उसकी जो एजेंसीज है वो मोबाइल एप्स के थ्रू और ये सब चीजों के थ्रू घुसती रहती है हमेशा, डेटा वगैरह स्टील करती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है ना। नाम से ही क्लियर हो गया था, स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। नेक्स्ट, रशिया का क्या है, GRU, FSB और SBR, ठीक है। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका। ये रशिया वाला जो है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी काम किया था रशिया के लिए, इसने ना काफी कुछ मतलब फाइंड आउट किया था अमेरिका के उससे, और ये सब चीजों से काफी ये कनेक्टेड है, तो रशिया के लिए एक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रशिया की एजेंसीज का नाम है ना, ये हमेशा पूछ सकता है आपसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सी एजेंसीज एक्टिव थी, है इस तरह से। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, बॉस प्लस NIA, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, साउथ अफ्रीका। NIA कई अलग अलग देशों के लिए काम करती है, और कई अलग अलग एजेंसीज है। तो हम NIA को कई जगह कॉमन देखेंगे ना। एक यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में अलग है वो है बॉस है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। नेक्स्ट, यूके का क्या है, MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस 5th and 6th, मतलब 5 and 6, मतलब कई सारे इनके वो होंगे एडिशंस, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, या फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो उसमें जो 5th और 6th है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है इनकी, ठीक है। स्पेशल ब्रांच है एक, और एक JIU, जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीनों एजेंसीज किस लिए काम करती हैं, ये तीनों यूके के लिए काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौन सा है, ISI है, आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा कि ISI ने ये बोला, ये जवाब दिया, वो जवाब दिया, इस टाइप का कभी कभी। तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तो ये क्या काम करती है इसका, बस पाकिस्तान वालों को तो आपको पता ही एक ही काम है, वो पाकिस्तान वालों को मतलब कश्मीर मुद्दे पे भड़काना, ये वो इस तरह का काम वो करते रहते हैं ना। ISI वाले काफी फेक न्यूज फैलाते हैं इंडिया को लेकर के पाकिस्तान वालों के मन में। नेक्स्ट, हमारा इंडिया का क्या है, एक तो रॉ है और एक है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो रॉ आपने देखा होगा, जो एक सलमान खान की मूवी है, टाइगर जिंदा है, और एक था टाइगर, उसमें वो एक रॉ एजेंट बनता है ना, तो उसमें पूरा वो रॉ का काम संभालता है कि कैसे रॉ वर्क करती है, कैसे दूसरे देशों की जासूसी वगैरह की जाती है, सब चीजें उसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट, USA। USA का CIA काफी फेमस है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और FBI, ये भी आपने सुना होगा काफी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी काफी अच्छी है एजेंसी। तो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, शायद 8 अगस्त के आसपास, ये क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के घर पे भी FBI ने रेड मारी थी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालने के लिए। नेक्स्ट, इसराइल का कौन सा है, इसराइल का मोसाड है, ठीक है। मोसाड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंसी है, मतलब अपने दुश्मनों पे काफी
बढ़िया से ये नजर रखती है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में थोड़ा सा, आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे नाचोस खाने के लिए आप जापान चले गए, कहाँ चले गए, जापान चले गए। तो इस तरह का थोड़ा फनी आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं जिससे कि याद रहेगा हमेशा ना, हम भूलते नहीं जनरली इन सब चीजों को। नेक्स्ट, सबक, ठीक है, और ये कहाँ का है, ईरान का है। थोड़ा अजीबोगरीब इसका नाम है, सजमान एतलात व अमीनेत कचवार, वो वहाँ की लैंग्वेज है इसलिए हमें अजीब लग रही है। अगर हम, वो लोग जब हिंदी पढ़ते होंगे तो शायद उनको अजीब लगती होगी, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट, इराक, जिहाज अल मुकबरत अल अम्मा। ये भी थोड़ी अजीब लग रही है लेकिन कुछ वर्ड्स इसमें उर्दू के हैं या हिंदी के हैं जो हम मतलब कभी कभी बोल देते हैं, है ना, इसलिए हमको थोड़ा सा इजी है प्रोनाउंस करना। नेक्स्ट, फ्रांस, DGSE, डायरेक्शन जनरले डे ला सिक्योरिटी एक्सटीरियोरी, ठीक है, तो DGSE काफी है इतना, बस। नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ कंट्रीज का पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट आपको पता है क्या होता है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है वो पार्लियामेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले हमारे इंडिया के पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो इंडिया के पार्लियामेंट को आपको पता है संसद बोला जाता है, संसद भवन हमेशा बात होती रहती है ना, कि दिल्ली में। और इसमें दो हाउसेज आते हैं, एक आता है लोकसभा और एक आता है राज्यसभा, ठीक है। अब बेसिकली इसको आगे बढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो जनरल एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, और जिसको पता है उसको वेरी वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है, हाँ, वो उसको एक नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और साथ ही साथ जिन लोगों को कुछ दिन पहले पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा को आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, है ना, लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, आप अगर जानते हैं तो अपने मन में दोहराते रहिए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा एक जगह कहीं अगर आप नोट्स बना ले तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये अपर हाउस है, ठीक है, राज्यसभा का। लोकसभा का टर्म कितना होता है, मतलब ये पूछता है ना एग्जाम में, कई बार ये पूछा है कि लोकसभा का टर्म कितना होता है, तो ये 5 इयर्स का होता है, मतलब जो इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं 5 इयर्स में रिटायर करते हैं। और राज्यसभा में 6 इयर्स में करते हैं, ठीक है। राज्यसभा में जो आपके मिनिमम एज है एंट्री लेने के लिए, यानी जो मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आपको एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो वो होती है आपकी 25। और वही हम अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वो होता है 30, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा, है ना। और इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है जो हमारा राज्यसभा है, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ जो मेंबर्स हैं वो रहते हैं, है ना। 1/3 1/3 1/3 करके चेंज होते रहते हैं, और ये आपका परमानेंट हाउस नहीं है, ये इसको टेम्पररी हाउस या नॉन परमानेंट हाउस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक बार भंग हुई लोकसभा तो एक साथ मतलब 5 साल के लिए, जैसे जब टर्म पूरा हो जाएगा तो फिर से इसके पूरे इलेक्शंस होते हैं ना, इसलिए हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली, ठीक है। नेशनल असेंबली आपको पता है, उनका भी वही सेम सिस्टम है, तो उनका लोकसभा टाइप, मतलब लोकसभा एग्जैक्टली नहीं है बट एक तरह का जो लोअर हाउस है वो नेशनल असेंबली हो गया, और अपर हाउस को क्या बोलेंगे, इनका सीनेट बोलते हैं, ठीक है, अपर हाउस उनका सीनेट हो गया, सीनेट ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, ब्रिटेन, ब्रिटेन का क्या है पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या हो गया, वही लोअर हाउस हो गया जो हमारा लोकसभा है, और उनका है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिनको राज्यसभा, मतलब हमारे हिसाब से वो राज्यसभा हो गया, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको अपर हाउस बोल रहे हैं वो आपका ये हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि हम थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कई बार एग्जाम से पूछता है कि ब्रिटेन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया हुआ है, तो 3 4 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने ब्रिटेन से लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जैसे रूल ऑफ मेकिंग लॉ, मतलब लॉ कैसे बनाना है अपने देश में, उसका क्या प्रक्रिया है, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। फिर उसके बाद है एक लॉ मेकिंग बॉडी, कि लॉ मेकिंग बॉडी लोकसभा कैसी होनी चाहिए, राज्यसभा कैसी होनी चाहिए, ये चीज हमने किससे लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको बताया, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि ये चीजें हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड की बात करें तो वो फेडरल असेंबली होता है, ठीक है, उसकी पार्लियामेंट का नाम। नेक्स्ट,
जर्मनी का क्या है? बंडस्टैग है, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, जो हमारा लोकसभा हो गया है ना। फिर उसके बाद बंडसेरैट होता है, वो होता है अपर हाउस, ठीक है, जो हमारा राज्यसभा है, वही चीज। भूटान का कौन सा है? तो ये गेलयोंग शोखोंग, शोखोंग या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया बांग्लादेश का जातीय संसद, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कुछ नाम आपको कई बार पूछ सकता है, अभी मैं एक और दो नाम आपसे डिस्कस करूंगा, वो एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं ना। जैसे एक यहाँ पे एक नाम आता है मजलिस करके, आप देखेंगे ईरान का एक है। ये देखिए ईरान का जो मजलिस है ना, ये एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो उसी तरह से ये बांग्लादेश का भी एक्सपेक्टेड है कि ये कभी पूछा जा सकता है स्टेट लेवल के एग्जाम्स में। तो इसको आप याद रखेंगे, जातीय संसद। नेक्स्ट, नॉर्वे। नॉर्वे का है स्टोर्ट्रिंगेट। स्पेन का कौन सा है? कॉर्टेस जेनरलिस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का है फेडरल पार्लियामेंट। म्यांमार का क्या है? पीथू हलुत्ताओ, या पीपल्स असेंबली भी बोलते हैं उसको। नेपाल का है फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, ठीक है। और पहले इसका पुराना नाम क्या था? राष्ट्रीय पंचायत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसका नाम पहली बार तो चेंज हुआ है, प्लस हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये इसमें स्टार में मार्क कर दे रहा हूँ। ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन से देश की पार्लियामेंट को पहले राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता था। चार ऑप्शन दे देगा उसमें, नेपाल हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, डेनमार्क। डेनमार्क का क्या है? फोलकेटिंग है। नेक्स्ट, रशिया। रशिया क्या है? फेडरल असेंबली है। डुम्मा एंड फेडरेशन काउंसिल, ठीक है। तो डुम्मा वही हो गया आपका लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, और फेडरेशन काउंसिल आपका अपर हाउस हो गया, ठीक है। चाइना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, ये आपको पता है। आगे, फ्रांस। फ्रांस का क्या है? फ्रेंच नेशनल असेंबली। ये तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, देखिए नेशनल असेंबली भी कई जगह रिपीट हो रहा है ना। बट जहाँ फ्रेंच लग गया वो फ्रांस का हो गया। ये देखिए यहाँ पे भी एक नेशनल असेंबली आ रहा है, यहाँ पे भी एक नेशनल असेंबली आ रहा है। तो नेशनल असेंबली तो कॉमन वर्ड हो गया हर जगह के लिए, बट उसमें थोड़ी मोड़ी चेंजिंग की गई है, जो कि कंट्री का नाम हमें डिटेक्ट कर ही देता है। जैसे कि द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की, तो टर्की आ गया तो पता चलेगा कि ये टर्की का है ना। तो अगर उसको इंडिविजुअल पूछना होगा तो वो कुछ ऐसा नाम पूछेगा जो कि कॉमन ना हो एग्जाम्स में, जैसे मजलिस। मजलिस और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ईरान में मिल गया। अब जैसे ये है नेसेट, तो नेसेट हर जगह को थोड़ी है, नेशनल असेंबली वो नहीं पूछेगा। उसको पूछना होगा तो शोरा के नाम से पूछेगा ना, कि शोरा कहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम बताइए, उस देश का नाम बताइए। तो इस टाइप के नाम से आपको थोड़ा याद करने की जरूरत है ना। नेक्स्ट, मालदीव्स। मालदीव्स का पीपल मजलिस। अब ये देखिए ये कितना मिलता जुलता है ईरान और इससे, है ना। तो ये जनरली कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है, पीपल्स मजलिस, और ऑप्शन में दोनों दे देगा, ईरान और मालदीव्स। तो थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि जिसमें पीपल्स लगा है वो किसका है? वह मालदीव्स है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? पहले तो आपने ये याद कर लिया कि दोनों की जगह की मजलिस है, ठीक है, ईरान और मालदीव्स की दोनों जगह की मजलिस है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखते हो कि ईरान में पीपल जाने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे टेररिज्म है, वहां पे कोई घूमने तो जाएगा नहीं। लेकिन मालदीव्स में सारे पीपल जाते हैं घूमने, है ना, क्योंकि वहां पे भाई अच्छा टूरिज्म है, तो वहां पे सब लोग घूमने आता है। तो इसीलिए जहाँ पे पीपल जाएंगे उसकी पार्लियामेंट का नाम है पीपल मजलिस, जहाँ पे पीपल नहीं जाएंगे उसकी पार्लियामेंट का नाम खाली मजलिस, नो पीपल, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, जापान का क्या है? द नेशनल डाइट। आप याद करो, जापान में सुमो रेसलर होते हैं, बड़े मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, तो उनको डाइटिंग करने की जरूरत है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है वो डाइट है। और कनाडा में तो बड़ा इजी है, पार्लियामेंट, खाली पार्लियामेंट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और सिंबल्स की। हर जगह हम साइंस और सिंबल्स यूज कर सकते हैं ना कम्युनिकेट करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए दो लोग कहीं बहुत दूरी पे हैं, अब उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, उनके पास फोन वगैरह नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है किसी साइन या सिंबल के थ्रू करेंगे। इसलिए कुछ साइन और सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ह्यूमन लाइफ में। नेक्स्ट, तो पहला साइन जो सिंबल है हमारा वो क्या है? वो है पेन। पेन आप जानते हो, कलम। अब जब भी हम किसी के जेब में कलम देखते हैं तो पहला थॉट हमारे दिमाग में क्या होता है? ये सिर्फ मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि जो जब भी हम किसी के जेब में कलम देखते हैं, मतलब पॉकेट के ऊपर वाले पार्ट में कलम देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी होगा, ये पढ़ने लिखने वाला कुछ काम करता होगा, है ना।
अब आप कभी किसी पेंटर के जेब में पेन नहीं देखो, बट अगर एक कोई डॉक्टर है या अगर कोई टीचर है तो उसकी जेब में एक आपको ऊपर वाले पॉकेट में एक पेन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखना होता है, टीचर को कॉपी चेक करनी होती है, इसलिए। तो वो कहीं ना कहीं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का एक पार्ट है और सिविलाइज्ड सोसाइटी को दिखाता है। इसीलिए पेन जो होता है, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा दी है आपके लिए थोड़ी सी याद रहे जिससे कि, तो पेन जो है वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का पार्ट है और वो कल्चर या सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से लोटस, हमारा नेशनल फ्लावर, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो भी कल्चर और सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस सोसाइटी आपको पता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये क्रॉस ऐसा नहीं होता है ना, क्रॉस का मतलब होता है प्लस साइन, जिसको हम लोग प्लस पढ़ते हैं, ठीक है, बट वो बोला क्रॉस जाता है, क्रिश्चियन रिलीजन का सिंबल भी है ये आपको पता होगा। और ये कहाँ कहाँ, जैसे मेडिकल एड एंड हॉस्पिटल, तो एम्बुलेंस वगैरह जब जाती है तो हमने देखा इस तरह का सिंबल बना होता है उसके पीछे। नेक्स्ट, रेड फ्लैग, या तो रिवॉल्यूशन या तो साइन ऑफ डेंजर, ये दोनों दिखाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब ट्रेन वगैरह, मैं अपना फोटो इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ। तो जब आपने देखा होगा कि ट्रेन वगैरह जाती है तो क्या होता है कि दूर से ही लोग लाल झंडा दिखाने लगते हैं। वो उसका क्या मतलब होता है कि इस ट्रेन को यहाँ रोक दीजिए, कुछ आगे खतरा हो सकता है ना। इसी तरह से रेड फ्लैग जनरली वेव किया जाता है जब कोई खतरा दिख रहा होता है तो, ठीक है, ताकि दूरी से किसी को भी दिख जाए और वो जो भी प्रिकॉशन, नेसेसरी प्रिकॉशन हो वो ले सके, ठीक है। ब्लैक फ्लैग क्या होता है? सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। जब हम किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट का जब किसान का जो बिल आया था, अ, या आपके किसानों के लिए जो बिल आया था ना, एमएसपी वाला, उस पे क्या हो रहा था कि जब किसान जो थे वो वहां पे पंजाब बॉर्डर पे वो ब्लैक फ्लैग्स लेकर के खड़े थे ना, वो गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। जब भगत सिंह को हैंग किया गया था, तो उसके बाद जो आपका कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड थे, उसमें भी महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, है ना, वही चीज थी। नेक्स्ट, येलो फ्लैग। येलो फ्लैग्स किस लिए होता है? फ्लोन ऑन शिप्स और व्हीकल्स कैरिंग पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे येलो फ्लैग उन जगहों पे लगाया जाता है या उन शिप्स या उन व्हीकल्स पे लगाया जाता है जिसपे कोई इन्फेक्शियस डिजीज का पर्सन जा रहा हो, ताकि लोग पहले ही उसको येलो फ्लैग देख करके उससे दूर हो जाए कि भाई हाँ, इससे कोई मतलब गंभीर बीमारी या इन्फेक्शियस डिजीज से जा रहा है, तो हमको इस गाड़ी से टच नहीं होना है, हमको इस गाड़ी से दूर होकर के साइड में रास्ता दे देना है, इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैग फ्लोन अपसाइड डाउन, सिंबल ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है। तो मतलब जब फ्लैग को उल्टा लगाया जाए किसी देश के, तो उसका क्या मतलब होता है कि कोई डिस्ट्रेस, यानी कि कोई डरने वाली बात है या कोई चिंता वाली बात है, तो ताकि उसके जो देश के नागरिक हैं वो सतर्क हो जाए, है ना, वो थोड़ा सा मतलब अलर्ट में आ जाए, इसलिए। अगर ये हमारा नेशनल फ्लैग है, अगर इसको हम ग्रीन को ऊपर कर दें और सैफरन को नीचे कर दें तो वो डिस्ट्रेस हो जाएगा ना, फ्लैग फ्लोन अपसाइड डाउन, साइन ऑफ डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, फ्लैग फ्लोन एट हाफ मास्ट। हाफ मास्ट का क्या मतलब होता है ये समझने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने इसको पिक्चर को लगाया है। ये दिख रहा है आपको पूरा, ये जो झंडा फहराने वाला जो डंडा है इसको मास्ट बोलते हैं, ये ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई गेस, राइट, जो मैं बना रहा हूँ। तो हमारा फ्लैग तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैलना चाहिए, ठीक है, बट जब ये हाफ मास्ट में फैलाया जाए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा डंडा है बट इसको हाफ में फैलाया गया, आप देख रहे हो नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन करके हाफ में फैलाया गया है। उसका मतलब होता है कि किसी चीज का मोर्निंग कर रहे हैं। मोर्निंग का मतलब होता है सैडनेस, ग्रीफ, अपना दुख व्यक्त करना। तो जब किसी बड़े नेता वगैरह की डेथ हो जाती है या कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लीडर की किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसा फ्लैग ऐसा होइस्ट किया जाता है। जैसे आपको पता होगा 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं गए, तो उनके सम्मान में हमको फ्लैग थोड़ा सा नीचे करके पोस्ट करना पड़ता है ना, हाफ मास्ट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए व्हाइट फ्लैग, सिंबल ऑफ ट्रूस, ये यूनिटी का होता है, पीस का भी होता है जनरली, है ना। ये देखिए सिंबल ऑफ ट्रीटी और सरेंडर, यानी कि किसी देश से किसी देश की लड़ाई हो रही थी तो उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम हार गए। या ट्रीटी, यानी कि मतलब अब हम तुम्हारे साथ संधि कर रहे हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे, या इस पे इस चीज पे हम संधि कर रहे हैं, अब यहाँ पे युद्ध को विराम दो। तो वो किस चीज का सिंबल होता है? वो व्हाइट फ्लैग का मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब
पर्ल हार्बर पे यूएसए के जापान ने मतलब डिस्ट्रॉय किया था, तो यूएसए ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिया, तो जापान ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। रेड रेड ट्रायंगल है ये, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। रेड ट्रायंगल, ठीक है। रेड ट्रायंगल किस लिए होता है, साइन ऑफ फैमिली प्लानिंग है ना, ये साइन ऑफ फैमिली, ये साइन ऑफ फैमिली प्लानिंग हो गई। जैसे कि आप कभी हॉस्पिटल वगैरह जाते होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है, तो उस पे इस टाइप का सिंबल बना होता है और कुछ इंस्ट्रक्शन उसके साथ भी लिखे होते हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग का सिंबल है, ठीक है। पीजन और डव, ठीक है, तो जो व्हाइट कबूतर होता है या डव जो होता है वो किस लिए होता है, वो पीस का सिंबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेड लाइट, तो रेड लाइट आपको पता है ट्रैफिक सिग्नल में यूज होता है, रेड येलो ग्रीन, तो रेड का मतलब होता है स्टॉप, ऑल्सो साइन ऑफ डेंजर और इमरजेंसी, और साथ ही साथ डेंजर या इमरजेंसी का भी सिंबल होता है। जैसे इमरजेंसी आपने मूवीज में देखा होगा ना, कि वो हीरोइन बाहर वेट कर रही है हॉस्पिटल में और हीरो अंदर गया और फटक स्लाइड होती है ऑपरेशन थिएटर की। तो ये नहीं समझ में आता कि हीरो अंदर गया तुरंत, तो डॉक्टर पहले उसका ऑपरेशन नहीं करता, पहले लाइट जलाने का ध्यान रखता है, वो लाइट लाल रंग की जलती है ऑपरेशन थिएटर के बाहर, तो वो इमरजेंसी दिखाता है, ठीक है। और डेंजर आपको पता ही है कि अगर कुछ मतलब डेंजर का भी सिंबल होता है रेड लाइट। नेक्स्ट, ग्रीन लाइट किसका सिंबल होता है, लाइन क्लियर सिग्नल ऑन द ट्रैफिक साइन ऑफ गो। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रीन लाइट किस लिए होती है हमारे ट्रैफिक सिग्नल में, जाने के लिए, मतलब आप बढ़ सकते हैं हम आगे, तो लाइन क्लियर आप जा सकते हो। ट्रेन की भी जो सिग्नल्स होती हैं वो ग्रीन या रेड होती रहती है, तो मतलब क्या है, अगर आगे कोई ट्रेन आने वाली नहीं है, पटरी खाली है, तो वो ग्रीन सिग्नल होगा, मतलब वहां से ट्रेन गुजर सकती है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि रेड सिग्नल है, तो मतलब वहां पे ट्रेन रुकती है किसी वजह से। नेक्स्ट, अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होल्डिंग अ बैलेंस्ड स्केल, सिंबल ऑफ जस्टिस। तो ये आपने गाना भी सुना होगा, ये अंधा कानून है। तो खैर, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि एक लेडी रहती है, वो इस तरह का तराजू पकड़ के खड़ी रहती है और उसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है, मूवीज में भी आपने देखा होगा कई जगह ना, शहनशाह मूवी में कई बार दिखाया है ये सब चीजें। तो उसका क्या मतलब होता है, वो वुमेन आंख पे पट्टी क्यों बांधी रहती है, ठीक है, वो अंधी नहीं है, ऐसा रीजन नहीं है उसका। बात ये है कि वो आंख बांध करके ये सिंबलाइज करना चाहती है कि मेरे नजर में, चाहे वो एक मंत्री का बेटा हो, चाहे वो एक अमीर गरीब हो या कोई भी हो, मतलब किसी भी जाति धर्म का हो, मेरे लिए सब बराबर है, ठीक है। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि कौन मेरे सामने खड़ा है, अगर उसने गुनाह किया है तो मैं उसको आईपीसी के तहत, मतलब इंडियन पिनल कोड के तहत वही सजा दूंगी जो मैं दूसरे को देती हूँ, ऐसा कुछ उसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक स्ट्रिप ऑन फोर आर्म, ठीक है। तो ये देखिए, ये ब्लैक स्ट्रिप ऑन फोर आर्म क्यों लगाते हैं, जैसे कि सिंबल ऑफ मोर्निंग और प्रोटेस्ट। मोर्निंग अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का सैडनेस दिखाने के लिए या किसी भी चीज का दुख व्यक्त करने के लिए, जैसे कि अभी आपको पता है शेन वॉर्न जो महान क्रिकेटर थे, उनकी डेथ हो गई, तो राजस्थान रॉयल्स वाले जब आए थे मैच खेलने, तो वो हाथ में ब्लैक रिबन लगा के आए थे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पहले कप्तान थे शेन वॉर्न, और उन्होंने उनको आईपीएल भी जिताया था फर्स्ट वाला, तो वो सिंबलाइज करने के लिए। प्रोटेस्ट की बात करें तो कई बार मैचेस में प्रोटेस्ट भी होता है, प्रोटेस्ट किस का, जैसे वेस्ट इंडीज वाले आपने देखा होगा बीच में प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने उसके अगेंस्ट, पे के अगेंस्ट, क्योंकि उनको पैसे बहुत कम मिल रहे थे मैचेस खेलने के, तो वो भी ब्लैक हाथ पे पट्टी बांध करके आए थे, ब्लैक रिबन, है ना। तो जब भी आप देखो प्लेयर्स को, जनरली प्लेयर्स को ही होता है, ऐसे तो कई लोग लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जनरली हम लोग प्लेयर्स को देखते हैं टीवी पे, तो उसकी बात मैंने कर दी। तो आप समझ जाना कि किस चीज का मोर्निंग है, किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है मैच में, है ना। नेक्स्ट, वन स्कल ऑन टू बोन्स क्रॉसिंग ईच अदर डायगोनली, तो ये देखिए ये वाला जो सिंबल है, अच्छा इस सिंबल को देख करके मुझे भी नहीं समझ में आता कहाँ से डेंजर लगता है, कि तो देख करके हंसी आती है हम लोग को कि ये जो कंकाल है ये हंस रहा है। खैर, जोक सपाट, बट इसका क्या मतलब होता है, ये हड्डी और ये दो, मतलब जो कंकाल है इसको क्रॉस कर रखा रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं या ट्रेन का जो जहाँ पे वो लगा होता है ना, जो एसी डिब्बे के बाहर जो मतलब मेन इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स लगा होता है, उसमें क्या इस टाइप के सिंबल बना होता है, डेंजर 440 वोल्ट, खतरा खतरा ऐसे लिखा होता है, तो वो बेसिकली डेंजर का साइन होता है ना, कि डर जाए आप, या मतलब आप समझें इस बात को कि वो खतरनाक जगह है, वहां पे ना छुए तो आपको करंट लग सकता है, इसलिए।
नेक्स्ट, ऑलिव ब्रांच किस लिए होती है? ये सिंबल ऑफ पीस होता है ना, यानी कि शांति का प्रतीक। ओ सॉरी, मैंने गलत अंडरलाइन कर दिया है, मतलब होता सिंबल ऑफ पीस ही है बट अंडरलाइन गलत हो गया। ये है ऑलिव ब्रांच है ना, ये होती है सिंबल ऑफ पीस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हील, चक्र, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो व्हील आपको पता है, हमने अपने नेशनल फ्लैग में भी व्हील को लिया है। नेशनल फ्लैग तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, एक बार और यहाँ पे देख लीजिए, ताकि थोड़ा सा मतलब पता है सबने देखा है बट फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए, ये चक्र है ना, ये व्हील, तो ये क्या दर्शाता है कि हमेशा इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है ना, हमेशा उसका जो प्रोग्रेस का चक्का है वो चलते रहना चाहिए, इसलिए हमने वो अडॉप्ट किया अपने फ्लैग में। ठीक है, ट्राई कलर, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, देखिए फिर वही बात आ गई कि हमारा जो फ्लैग ऑफ इंडिया है वो ट्राई कलर का है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनियन जैक, नेशनल फ्लैग ऑफ यूके, तो नेशनल फ्लैग ऑफ यूके को क्या बोलते हैं? यूनियन जैक। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, नेशनल फ्लैग ऑफ यूएसए। यूएसए का झंडा आपने देखा हुआ है, क्या होता है? स्टार्स और स्ट्राइप्स ही तो होते हैं उसमें, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।